जी अब देखिए वॉइस चेक कीजिए। अच्छा नो वॉइस, चलो जी, हाँ वॉइस क्लियर है। चलो आ जाओ जी जल्दी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी। नहीं नहीं वॉइस ठीक है, नाउ इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए भैया तो कर देते हैं क्लास शुरू। तो देखिए लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का हुआ था तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की क्लास है ये भी। तो उसमें देखिए हम लोगों ने बात की थी कि अर्थ मूवमेंट, तो आज जो उसका पार्ट होगा वो अर्थ मूवमेंट का पार्ट 2 होगा, ठीक है। हाँ तो उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा काफी दिन बाद एक्चुअल में क्लास हो रही है। अभी आपने देखा था कि किस तरह से हम लोग इसे सेट कर रहे थे, है ना। तो अभी सब सीख रहे हैं। खैर तो बात यह आती है कि जो टॉपिक था हम लोगों का वो था अर्थ मूवमेंट, भू संचलन। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए धरातल पर परिवर्तनकारी बल जो हुआ करते हैं हमें उन्हें देखना था। तो किस तरह से धरातल पे होता है परिवर्तन, ठीक है, वो हमें देखना है। ठीक, अब इस बात को समझें कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले जो बल होते हैं हमने उसको दो भागों में विभाजित किया। सॉरी, जो भू संचलन जो होता है इसका मतलब है कि धरातल पर परिवर्तन जो सतत रूप से चलते रहते हैं वह दो बलों का सम्मिलित परिणाम होते हैं। कौन कौन से? एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। ये दो तरह के बल होते हैं। अंतर्जात बल जो होते हैं बच्चों, वो क्या, अंतर्जात बल जो होंगे वो क्या करेंगे, वो परिणाम, उनके परिणाम स्वरूप क्या होगा, धरातल पे होगा परिवर्तन। और ये बल कहां होते हैं, धरातल के आंतरिक भाग में उत्पन्न होंगे और ये फोर्सेस क्या करते हैं, धरातल पे लाएंगे चेंजेस, करेक्ट। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस डेवलप बिलो द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंग्स द चेंजेस ऑन द सरफेस। हमें यह बात याद रखनी थी। दूसरी तरफ जो होते हैं वो होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये धरातल के ऊपर, इन्हें हम समतल स्थापक बल भी कहते हैं। मतलब जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को समाप्त करना, ठीक है। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया, डेनुडेशन, वेदरिंग और अपर्दन, ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन। तो यहां तक हम लोगों ने ये बात कही थी। बताओ भाई यहां तक कोई बात, दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत थी, जल्दी बताएं। यहां तक कोई दिक्कत? वॉइस क्लियर है ना, ठीक है। तो धरातल पर जो परिवर्तन होते हैं वो इन दो बलों का परिणाम, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा इसको ताकि हम रिकॉल कर ले। देखिए अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस कैसे डेवलप होते हैं उसकी हमने बात की थी कि देखिए क्रस्ट और मेंटल, जो अपर मेंटल है उसमें बच्चों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो टूटते हैं। जब बेटा वो उनका विखंडन होता है तब हीट रिलीज होती है और जो आसपास की चट्टानें उनको मेल्ट करने लग जाते हैं। और जो मोल्टन मटेरियल वो होता है मैग्मा, और इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट ये मैग्मा जो है वो फ्लो करता है, जिस वजह से बच्चों धरातल पे परिवर्तन या अंतर्जात बल जो है हमारे वो क्या होते हैं, वो उत्पन्न हो जाया करते हैं। नेक्स्ट इधर देखेंगे, हमने यहां पे बात की थी कि इसको अलग अलग फिर डिवाइड करते हैं। जो अंतर्जात बल थे हमने दो भागों में विभाजित किया, एक समय के आधार पर, एक पटल विरूपणी बल और एक सडन या आकस्मिक फोर्स। देखिए जो पटल विरूपणी बल थे वो मैंने बताया था, ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, काफी दीर्घकालिक प्रक्रिया हुआ करती है। मतलब लंबे समय में जाके इस पे जो है वो परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर हो पाते हैं, ठीक है। एक बात ये समझ लीजिए। दूसरे होते हैं सडन फोर्सेस, मतलब सडन फोर्सेस ब्रिंग्स द चेंजेस, मतलब बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, इन चेंजेस को लाने का काम करते हैं। जैसे भूकंप, मतलब ये बल ऐसे होते हैं कि बहुत ही कम समय में पूरा भू परिदृश्य जो है वो बदल देते हैं, पूरी क्षमता इनमें, ठीक है। तो यहां पे कौन से, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड। ये क्या होगा बच्चों, ये हो गए आपके अल्पकालिक प्रक्रिया के द्वारा होते हैं, मतलब विद इन सेकंड, बहुत कम समय में, ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे वो हमारे क्या होंगे, दीर्घकालिक, मतलब हजारों लाखों सालों में ये क्या करेंगे, परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। अब कैसे, अब इसको दो तरह से देखें। हमने क्या कहा था कि जब इनके एक्शन ऑफ डायरेक्शन, सब जगह शेयर कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू। दूसरे होंगे पटल विरूपणी बल, जैसे नाम है विरूपण, डिफॉर्मेशन लाना। कैसे, दो तरह से बल, अगर फोर्सेस जो है वर्टिकली एक्टिव है, लंबवत रूप से बच्चों अगर ये बल क्रियाशील हैं, तब हमने उन्हें नाम दिया एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। और अगर यही फोर्सेस बेटा हॉरिजॉन्टली एक्टिव होंगे तब हम इन्हें कहेंगे ओरोजेनेटिक या पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हमने दो भाग में विभाजित किए, टाइम के आधार पर बहुत कम समय में परिवर्तन लाना और लंबे दीर्घकाल में परिवर्तन लाना, ठीक। कौन कौन से, अगर देखते हैं तो दीर्घकालिक प्रक्रिया में महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी, करेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या कहा था, जो वर्टिकली एक्टिव और हॉरिजॉन्टली एक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं,
हम लेके आए थे वर्टिकली एक्टिव फोर्सेस। तो जब बच्चों वर्टिकली एक्टिव फोर्सेस की हम लोग बात करेंगे तो वर्टिकल की दो डायरेक्शन होंगी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखिए, तो जो एपिरियोडिक ये क्या है बच्चों, वर्टिकली एक्टिव फोर्सेस है, ठीक, ये दो तरफ या तो अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में भी बच्चों यहां पे दो शब्द मैंने लिए थे, एक उत्थान और एक इमर्जेंस। यहां पर मतलब यहां पे डायरेक्शन ऑफ जो है वो क्या होगा कि जो अगर कोई भी भूभाग है ना, अच्छा जी सत्यम जी नमस्कार, तो क्या होगा यहां पर ऊपर की ओर उत्थान। कैसे? पहला, यदि आसपास की कोई भूमि, यदि आसपास जैसे मान लीजिए कोई जगह है, यहां पे ये भाग ऊपर की ओर उठ जाए, आसपास के क्षेत्र से कोई भूभाग यदि ऊपर की ओर उठ जाता है, तब यहां पे उच्च भूमि का या पठार का निर्माण हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हाईलैंड या प्लेटो। यहां पे ये प्रोसेस क्या हुआ, अपलिफ्टमेंट, मतलब वर्टिकली अपवर्ड हम बात करें, ठीक है। दूसरा बेटा इमरजेंस, जैसे कोई भी भाग जो पहले समुद्र में डूबा हुआ था वो अगर इमर्ज आउट, मतलब बाहर की ओर निकल आए, जो पहले समुद्र में डूबा हुआ भाग था, जैसे आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक। कई बार कोस्टल रीजन में कुछ ऐसी हलचल हो तो कोई भाग ऊपर की ओर उठ जाए। जैसे भुज में जब भूकंप आया था तो एक अल्लाह डैम करके बच्चों एक भूभाग ऊपर की ओर उड़ाया, उसका नाम अल्लाह डैम कर दिया था, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे ही डाउनवर्ड फोर्सेस की जब बात करेंगे तो डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। यहां पे क्या बताया था आप लोगों को, सब्सिडेंस, यदि कोई भूभाग अपने आसपास के भूभाग से नीचे की ओर धंस जाए, किसी वजह से नीचे की ओर चला जाए। आप जानते हैं कौन से वजह क्या हो सकती है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, वही, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों, सब्सिडेंस, आसपास के भूभाग से यदि कोई भाग निचली ओर चला जाए, ठीक है। ये फोर्सेस बच्चों इस तरह से जब काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर बेसिन। और ये क्या बचा, या लोलैंड। तो निम्न भूमि का फॉर्मेशन हो जाएगा और नदी द्रोणी का निर्माण भी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। दूसरा, यदि कोई भूभाग जो समुद्र में डूब जाए, जो तटीय भाग हो, ठीक है, यदि कोई भूभाग सबमर्ज हो जाए, डूब जाता है, तो बच्चों वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, सबमर्जेंस। यहां तक बताएं, हां बताया जाए। बिल्कुल, धरातल के आंतरिक भाग में, धरती के अंदर शब्द सही नहीं होगा, ठीक है, धरती के अंदर नहीं कहेंगे। भूगोल में तो भूगोल की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, वर्टिकली एक्टिव, व्हेन फोर्सेस आर वर्टिकली एक्टिव देन एपिरियोडिक फोर्सेस डिवाइडेड इनटू टू, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक है। तो जो हमने क्या कहा, इनको अपवर्ड को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया। देखिए यहां पे एक चीज समझ लीजिए, जो मैंने लिखा था कि इमरजेंस और सबमर्जेंस बच्चों ये कोस्टल रीजन में ही होते हैं। ये पॉइंट अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि जो तटीय भागों में होने वाले इमरजेंस और सबमर्जेंस, भाई निमज्जन और निर्गमन कहां होगा, ये तटीय भागों। हाँ बिल्कुल, भावना तुम समझ गए थे, ठीक है। देखो मेरा मानना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों ना भावनाओं से काम नहीं चलता, सही शब्दों का सही जगह पे इस्तेमाल होना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आए थे पर्वत निर्माणकारी। अगर ये बल की बात करेंगे तो बच्चों ये कैसे हैं, ये हॉरिजॉन्टली एक्टिव होंगे। जब ये हॉरिजॉन्टली एक्टिव हैं तो हमने यहां पे दो फोर्सेस लिए थे, एक बच्चों टेंशनल फोर्स की बात की थी हमने, ठीक है, तनाव मूलक बल, और दूसरा कंप्रेसिव फोर्स। तनाव मूलक, जहां टेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पे क्रस्ट में फ्रैक्चर हो जाना, ठीक है, क्रिस्टल फ्रैक्चर, दरार या फॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। दूसरा कंप्रेशन की बात करेंगे तो बच्चों यहां पे क्या होगा, क्रिस्टल बेंडिंग, क्रिस्ट क्या होगी, बेंड हो जाना है, ठीक है। कोई बुकलेट वगैरह हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस किताब को लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पे क्या करते हैं, इसको खींचना शुरू करें तो यहां पे क्रैक या दरार पड़ जाए, और अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे बच्चों तो क्या हो गया, ये इस तरह से अगर इसको लेंगे तो ये कंप्रेस जब किया हमने तो यहां पर फोल्ड पड़ना शुरू हो गया, क्रिस्टल बेंडिंग हो गई हमारी, तो इसे रैप्स और फोल्ड्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए दोनों रैप और फोल्ड जो है बच्चों वो लगभग एक जैसे ही है, इस बात को समझें। छोटे स्तर पर देखा जाए तो वलन कहा जाएगा, वृहद स्तर पर देखा जाए हजारों किलोमीटर में अगर इस तरह का हो तो हम उसे समवलन कहते हैं। यहां तक सारी बातें मुझे लगता है आप लोगों को स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने जो आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसमें मैंने दे रखा है कि हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, भाग 2 की ओर। तो अब इसमें बच्चों आप लोग क्या काम करेंगे, यहां तक तो मैंने पूरा करा ही दिया, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आगे, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स।
हेडिंग आपकी पड़ेगी टाइप्स ऑफ फोर्स। वलन के प्रकार, ठीक है। तो वही वलन कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पे अब चर्चा करने जा रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। यहां तक बच्चों एक बार बताओ, किसी भी तरह का यदि कोई डाउट हो तो हम इसको, ठीक है, आप पहले अपना कोई भी अगर डाउट होता है बच्चों जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट बताएं, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताया जाए। अगर कोई भी डाउट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज यहां तक सब हो चुका है। बताओ भाई, कोई भी डाउट तो नहीं है, किसी भी प्रकार का होना नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बताओ भाई, नहीं है, चलो फिर इसको यहां पे ले लेते हैं, सीधा तुमको समझा ही देते हैं। नो सर, जो था वो आपने लास्ट टाइम में ही क्लियर कर दिया। ओके वर्षा, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे वलन की, फोर्स की, ठीक। देखिए जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमारे कैसे पढ़ेंगे, अरे यार मिटा दिया। देखिए एक मिनट, नंबर वन, देखिए फोर्स पढ़े कैसे, इस बात को क्लियर है ना। हमने क्या किया, पहले तो इसे समझते हैं। जैसे ये हमारी क्रस्ट, तो यहां पे बच्चों कैसा फोर्स लग रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स। तो बच्चों जो फोर्स जो बनते हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, संपीड़न बल के कारण। कौन से बल के कारण, संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, ठीक। एक बात यहां पे क्या होगा जरा इसको समझें। इसमें क्या होगा बच्चों, अगर ये कंप्रेसिव फोर्स लगा तो यहां पे ये कहानी इस तरह से होना शुरू हो जाएगी। मतलब हमारे पास इस तरह से ये फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ चीजें समझते हैं यहीं पर, ये इस तरह से, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये क्या बन गए, आपके फोर्स बनना शुरू हो गए, ठीक। अब देखिए जो उठा हुआ भाग है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जो यहां पर जो उठा हुआ भाग है बच्चों, इसको क्या नाम देंगे, जो धसा हुआ भाग है उसको हम क्या नाम देंगे, यहां देखते हैं। देखिए पहली बात, जो बच्चों धसा हुआ भाग है, सॉरी ऊपर उभरा हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं बच्चों एंटीक्लाइन। क्या कहेंगे, एंटीक्लाइन, हिंदी में अपनति, ठीक है। और बच्चों जो धसा हुआ भाग है उसे कहेंगे सिंक्लाइन या अभिनति। एक बात तो ये समझ गए, ठीक है। तो जो उठा हुआ भाग होगा बच्चों वह कहलाएगा अभिनति, सॉरी अपनति, और धसा हुआ भाग अभिनति। यहां तक पहले बात क्लियर हो गई। अब इसे समझते हैं। देखिए इससे क्या बनता है, जो हमने देखा है अक्सर, आप क्या करेंगे यहां पे इस तरह से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसे समझें। देखो बहुत सिंपल तरीका बच्चों। अच्छा एक काम और करना, क्योंकि जब मेंस में जब आप लिखेंगे ना तो कुछ इस तरह के डायग्राम्स की बच्चों प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा, ये आपके आंसर की जो क्वालिटी है उसको बच्चों ये एनहांस करने का ही काम करेगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये इस तरह से जो फोर्स लगा यहां पर, तो जो उठा हुआ भाग है, अब आप यहां देख सकते हैं जो उठा हुआ भाग है बच्चों वो क्या हो गया, ये हो गया एंटीक्लाइन, और जो धसा हुआ भाग हो गया वो हो गया सिंक्लाइन। मतलब हम कह सकते हैं जो पर्वतों का शिखर वो आपका एंटीक्लाइन, और जो धसा हुआ भाग बच्चों वो हो गया सिंक्लाइन। इसी तरह से हमारे क्या बन गए, एक फोल्डेड माउंटेन बन जाया करते हैं। यहां तक क्लियर है, चलो भाई। अच्छा कई बार क्या होता है, अभी हम उस पर आते हैं, देखें जरा। जैसे मान लो ये तो हमने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन रखा। अब बच्चों यहां पे एक चीज और हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, चलो उस डायग्राम को मैं बना के दिखा देता हूं। जैसे आप लोग बाद में थोड़ा बनाइएगा, रीजन क्या है, क्योंकि हम तो कलाकारी कर लेंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे उतनी। हम तो मिटा देंगे, फिर आप लोगों को मिटाने में हो जाएगी बच्चों दिक्कत। ये इस तरह से, ठीक है।
देखिए अब मान लो बच्चों यहां पर जो फोल्ड हुआ, मतलब सम्मर डोरी टाइप वाले पंखा, वर्षा ये समझ नहीं आया क्या लिखा आपने, जो स्पष्ट लिखिए जो आप कहना चाह रहे हैं, इसमें बच्चे पता नहीं चल रहा। ठीक है बच्चों, ये देखो यहां पर हम देख रहे हैं एक फोल्ड है हमारा। ठीक है, ये फोल्ड आप देख रहे हैं, अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से फोल्ड है। अब यहां पे बच्चों कहानी क्या हो जाती है, इस बात को समझेंगे। इसे देखें, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, अगर हम एक तरह से देखें, मतलब फोल्ड के अंदर फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स विद इन फोल्ड्स। ठीक है, मतलब एक फोल्ड में कई सारे फोल्ड हो गए, मतलब एक्सेसिव फोर्स रहा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जो उठा हुआ भाग होगा, ये जो उठा हुआ भाग रहा, इसको हम डबल कर दें क्या? चलो एक बार डबल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से, ये लीजिए। अब थोड़ा आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो ऊपर उठा हुआ अब भाग रह गया, अब इसके लिए हम नाम दे देंगे, यहां पर ध्यान देंगे। क्या नाम देंगे भाई? जिसको अगर ज्ञात है जल्दी बताओ। जो उठा हुआ भाग है इसे बच्चों नाम दिया जाएगा एंटीक्लाइनोरियम, हिंदी में सम अपनति, सम अपनति। ठीक है, और बच्चों जो धसा हुआ भाग रह जाएगा इसको हम कह देंगे सिनक्लाइनोरियम, सिनक्लाइनोरियम। सम अभिनति, इस बात को समझें, सम अपनति और सम अभिनति। यहां तक बताओ भाई, कोई डाउट जल्दी से, अगर कोई डाउट हो जल्दी बताओ। सम अपनति और सम अभिनति में सिंहभूम पोटबार, बताओ। इसका नाम मैंने लिख दिया बच्चों। इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे वो क्या है? इसका उदाहरण जो है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वह है आपका सिंहभूम। और बच्चों सम अपनति का, सम अभिनति का उदाहरण हो जाएगा पोटबार बेसिन, पोटबार बेसिन इसका जो उदाहरण हो जाएगा पोटबार बेसिन। ठीक है, तो ये बच्चों दोनों उदाहरण होंगे, एंटीक्लाइनोरियम और सिनक्लाइनोरियम। लिख दिया वर्षा मैंने। ठीक है, एंटीक्लाइनोरियम और सिनक्लाइनोरियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, देखिए अब जैसे फोल्ड हुए तो अब इनमें फोल्डों के हम लोग नाम लिख देते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बच्चों पहला नाम हम यहां पे लिखेंगे, जो टाइप्स की बात कर रहे थे। एक होता है जो सिमेट्रिकल फोल्ड्स में, पहला होगा बच्चों सिमेट्रिकल फोल्ड। यहां एफ कर दे रहे हैं, मतलब इस तरह से पूरा ना लिख के, इसे हिंदी में कहेंगे बच्चों सममित वलन, सममित वलन, सममित वलन। देखिए यहां जब हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो यह सिमेट्री का मतलब बच्चों यह हो जाएगा कि जो हमारे फोल्ड्स हैं तो बोथ लिम्स आर द इक्वल। हम कहेंगे कि दोनों लिम्ब, जो दोनों उसकी भुजाएं हैं, वो क्या होनी चाहिए? दोनों बराबर हो। मतलब आप कह सकते हैं कि जब वलन की दोनों भुजाएं बराबर हो, बच्चों इस तरह से बना लीजिएगा। और यहां दिखाएंगे आप लोग कि वलन की दोनों भुजाएं जो होंगी वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। वलन की जो भुजाएं होंगी वो कैसे हो? बिल्कुल बराबर हो। तो यहां पर आप देखेंगे इस एक्सिस को यहां पे एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो व्हेन बोथ द लिम्स ऑफ द फोल्ड इज इक्वल, सॉरी आर इक्वल, तो जब जो हमारे फोल्ड हैं जब उनकी दोनों भुजाएं समान हो तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? सिमेट्रिकल फोल्ड। एक बात, ठीक है, शब्दों में चाहे तो लिख लीजिएगा, तो यहां पे टाइम जाया नहीं करते हुए। दूसरा बच्चों एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स, इसका नाम क्या हो जाएगा? असममित वलन, असममित वलन, इसे समझ लें। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अब इसका मतलब समझ गए होगे,
कि जब दोनों की भुजाएं जो हैं वो क्या हो, बराबर ना हो। ठीक है, एक छोटी एक बड़ी, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपसे लिख सकते हैं चाहो तो, ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब वलन की भुजाएं बराबर ना हो, बहुत इजी वे में आप लिख सकते हैं कि जब वलन की भुजाएं बराबर ना हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब बच्चों तीसरा, थर्ड लिखेंगे, वो होगा बच्चों मोनोक्लाइनल फोल्ड। इसे कहेंगे एक दिग्नत वलन। अभी मैं इसे समझा दूंगा कि आखिर ये फोल्ड कैसे बन रहे हैं। ठीक है, देखिए एक दिग्नत वलन का मतलब क्या होता है, यहां तक तो क्लियर है, सिमेट्री और एसिमेट्री। ठीक है, एक दिग्नत वलन का मतलब होता है बच्चों कि जब जो फोल्ड है उसकी एक आर्म बिल्कुल बेटा 90 डिग्री पे इस तरह से हो, बिल्कुल इस तरह से एकदम सीधी, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से आप देखें तो एक आर्म जो है, वन आर्म जो है बेटा, इसको सही से बनाना, वो क्या हो 90 डिग्री, ये इस तरह से हो। ठीक है, तो जब एक भुजा क्या हो बेटा, एक आर्म क्या हो 90 डिग्री पे सीधी खड़ी हो एकदम, ये 90 डिग्री। तो जब एक भुजा बच्चों कैसे हो, मतलब क्या होगा इसे समझे, जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तब सिमेट्री। बच्चों एक तरफ एक भुजा थोड़ी लंबी हो गई तो एसिमेट्रिकल हो गई। अब यहां पे क्या हुआ, फोर्स बच्चों लगता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक आर्म जो थी इतना फोर्स इस तरफ से लगा, जरा ध्यान देखेंगे मेरे हाथों को, यहां पे फोर्स ऐसे लगा कि इस तरफ से फोर्स इतना ज्यादा लगा कि एक आर्म बिल्कुल क्या हो गई बेटा, वर्टिकल हो गई, पूरी तरह से वर्टिकल हो गई, इस तरह से 90 डिग्री पे आ गई। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों मोनोक्लाइनल। ठीक है, क्या कहलाया बच्चों, मोनोक्लाइनल। ठीक है, नंबर 4 इसी तरह से हम आ जाएंगे आइसोक्लाइनल। यहीं पे शब्द बच्चों नोट करेंगे, इंग्लिश वर्ड भी नोट करना आप लोग। आइसोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल फोल्ड, यह कहलाएगा समनत वलन। अब इसे समझ लें, समनत वलन का मतलब क्या होगा, बिल्कुल 90 डिग्री एकदम सीधा आ रहा है। ठीक, अब इसे देखिए, समनत वलन की जब आइसोक्लाइनल की बात करेंगे कि बच्चों फोर्स इतना ज्यादा हुआ कि दोनों आर्म बच्चों धीरे धीरे आके क्या होने लगी, पैरेलल होने लगी। मतलब पहले समझो सिमेट्री, एसिमेट्री, ठीक है, फिर मोनोक्लाइनल, अब होंगी आइसोक्लाइनल, मतलब फोर्स इस तरह से जा रहा है। तो यहां पे जो बच्चों जो आर्म हो जाएंगी वो बिल्कुल लगभग एक दूसरे के पैरेलल होना शुरू हो जाएंगी, यहां पर इस तरह से। बिल्कुल इस चीज को देखें डायग्राम को, एक मिनट, ये यहां पर, ठीक है, ये देखें यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, इस एक्सिस के सहारे, ये बच्चों एक्सिस लाइन रही। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे क्या हुआ, ये दोनों भुजाएं क्या हुई, बिल्कुल सीधी इस तरह से आने लगी और बच्चों दोनों फोल्ड क्या हो गए, ये पैरेलल होने लग जाते हैं, तो हम इसे कहेंगे आइसोक्लाइनल। बच्चों यहां तक बताओ जल्दी से कि किसी तरह की कोई दिक्कत बताएं जरा, यहां तक 90 डिग्री एंगल, हाँ, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं रिकम्बेंट पे, परिवलित वलन। नंबर 5 बताते चलो, अब ऐसा है क्लास में होते हैं तो पता चलता रहता है, अब यहां से तो पता करना मुश्किल हो जाता है। रिकम्बेंट फोल्ड, इसकी हिंदी परिवलित वलन होगा। एक मिनट बच्चों हिंदी में कंफर्म कर लूं, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है यहां पे। परिवलित वलन, अब देखो इसे समझो, पहले क्या हुआ, हाँ परिवलन, थैंक यू। और यहां पे धीरे धीरे आप देख रहे हैं फोर्स लगातार बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइनल,
सॉरी मोनोक्लाइनल देन आइसोक्लाइनल पैरेलल हो गए। अब बच्चों यहां पे क्या हुआ, फोर्स इतना ज्यादा हुआ कि ये एक दूसरे के पैरेलल तो हो गए लेकिन साथ साथ में हॉरिजॉन्टल भी हो गए। अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, इसे देखेंगे, उसी का इस डायग्राम का अगला हिस्सा देखेंगे। देखिए फोर्स इधर से बढ़ता चला जा रहा है, अब क्या हुआ, फोर्स बढ़ गया। अब यही हिस्सा जब बिल्कुल क्या हो जाए, एकदम सीधे नीचे की ओर आ जाए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो जाए, तो बच्चों यहां पे परिवलित वलन में क्या होगा, ये कुछ इस तरह से, ये जो फोल्ड है बच्चों कुछ इस तरह से हो जाए, बिल्कुल ये एक्सिस इसका ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी हो जाए, मतलब पैरेलल भी हो गए। यहां पे याद रखना लिम्स कैसे हो बच्चों, यहां पे जो आर्म्स या लिम्स जो हैं, लिम्स कैसे हो गए, एक तो पैरेलल भी है, समानांतर है, पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल। यहां पर एक ये चीज याद रखना, ठीक है, पैरेलल, समानांतर एंड हॉरिजॉन्टल, नोट कर लें, एंड हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप में हो गए और इस तरह से हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर पैरेलल तो है, समानांतर तो है, पैरेलल, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, बट नॉट हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज नहीं है, ये इंक्लाइंड फॉर्म में आ गए, ठीक है। बस इतना ऐसे समझ लें, बहुत ज्यादा। यहां तक बताओ, परिवलित वलन नहीं, पैरेलल तो हो रहे हैं, पैरेलल के साथ साथ ये बच्चों क्षैतिज रूप से भी हो गए, बहुत ज्यादा झुक गए, यहां पे पूरी तरह हॉरिजॉन्टल ही हो गए, ये बताओ। हाँ चलो भाई इसे भी कर लो। ओवरटर्न, ओवरटर्न, ओवरटर्न फोल्ड, हिंदी याद आ रही है तो बता देंगे देख के। अब देखिए यहां पे इसको एक डायग्राम में ले लें क्या, इसे हटाओ, छोड़ो इसको, सीधे आ जाते हैं नापे पे, इसको हटाओ, नापे, नापे या ग्रीवाखंड। अब जरा ध्यान देखेंगे यहां पे क्या हुआ, देखिए समझे, ये तो सही है कि यहां तक हम आगे बढ़ गए, ठीक है, परिवर्तन वलन। अब इसके बाद एक वलन आता है ओवरटर्न, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल हो जाए बुरी तरह से, मतलब एकदम एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब यहां पे जो लेयर होंगी वो डबल हो जाए, बिल्कुल पलट जाए उस तरह से, तो उस पर नहीं जाएंगे, सीधे आते हैं हम नेपे पे। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इसको समझने का आसान तरीका, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे समझे क्या हुआ, इसको ऐसे यहां रखते हैं, इसे समझिए, देखिए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल और ये रिकम्बेंट, यहां तक आ गए। अब उसके बाद में कहो बच्चों जब फोर्स हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा लगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ये बताते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि जब एक हिस्सा बेटा टूट जाए, एक हिस्सा टूट के कहीं अलग चला जाए, ठीक है, देखिए यहां पे क्या हुआ, जब ये इसको डायग्राम को ऐसे समझे, ये ठीक, ये देखें इस तरह से, और ये हिस्सा बच्चों अगर टूट के कहीं अलग चला जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, तब ये कहलाएगा ग्रीवाखंड। और बच्चों इसका सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों हमारे क्या है, कश्मीर वैली, ये याद रखिएगा इसका उदाहरण, कश्मीर वैली, ये याद रखना है, इसका बच्चों जो उदाहरण हो जाता है वो हो जाएगा कश्मीर वैली, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका कश्मीर वैली। जल्दी बताओ यहां तक, हाँ ठीक है जी, यहां तक बताते चलें। त्रिशु जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, चलो काफी दिन बाद आप लोग आए, अच्छा लगा।
यहां तक बताइए, ठीक। चलो, तो बच्चों ये हमारे टाइप्स ऑफ फोर्स और नेपे वगैरह ये हमने यहां पे कवर कर लिए, ठीक है। एक डायग्राम में ही बता देते हैं बच्चों, एक सिंपल डायग्राम बनता है, मैं आपको बता दूं। एक मिनट, ठीक है, चलो वो रहने दो। नेपे लिख लें जरा। जब संपीड़न बल अत्यधिक हो और एक भुजा अक्ष से टूटकर अलग हो जाए व उस भुजा का अंश या एक भाग, भुजा का एक भाग छिटक कर दूर चला जाए, ये याद रखना, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे बच्चा नापे या ग्रीवा खंड, ठीक है। चलो आगे बच्चों, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्ट। हिंदी में भ्रंशन से उत्पन्न स्थल रूप, ठीक है। तो बच्चों कौन कौन से स्थल रूप बन सकते हैं, तो पहले कुछ हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। नंबर 1 यहां पे टाइप्स में देख लेते हैं पहले, तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट यहीं पर, भ्रंशन के प्रकार बच्चों यहीं पर पहले देखेंगे। तो बच्चों यहां पर नंबर 1 आ जाएगा आपका नॉर्मल फॉल्ट। इस बात को समझते हैं कैसे, नॉर्मल फॉल्ट हिंदी में कहेंगे इसे सामान्य भ्रंश। ये हो जाएगा आपका सामान्य भ्रंश। मैं बहुत ज्यादा लिख के तो उसमें नहीं, थोड़ा सा इसे देखें। सामान्य भ्रंश को समझो, देखिए पहली चीज तो ये समझेंगे जो भ्रंश है उनका निर्माण कैसे हो रहा है बच्चों, टेंशनल फोर्स के कारण। बच्चों इनका कारण क्या होगा, टेंशनल फोर्स। अब मान लो हुआ क्या, यहां पर इस बात को समझें, अगर यहां पे बच्चों इस तरह से ये टेंशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाए बच्चों, एक क्रैक पड़ जाए, तो ऐसा हो, अब देखिए डायरेक्शन में, यदि एक हिस्सा इसके सहारे ये नीचे की ओर धंस जाए, ये यहां पर इस तरह से, ठीक है, इस पॉइंट को समझें, ये फोर्स इस तरफ को, ठीक, और ये आपका यहां टेंशनल फोर्स लग रहा था। एक हिस्सा बच्चों धंस जाए, मतलब जैसे ये हुआ, और एक हिस्सा नीचे को धंस जाए, तो इस तरह का बच्चों जो भ्रंश बनता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश, ठीक है, बिल्कुल रिफ्ट वैली ग्रेवन, शाबाश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक तरह से हमारा सामान्य भ्रंश हो जाता है, ठीक है। दूसरे बच्चों इसी में देखेंगे नंबर 2, एक तो ये सामान्य भ्रंश हो गया, पॉइंट क्लियर है। अरे भाई सब लिखिए, जब वलन को भुजाएं अधिक मोड़ हो जाती हैं तो उससे मोड़ पड़ जाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभिक्षिप्त होता है, ओवरटर्न होता है, तो भुजाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल सही है वर्षा, ठीक है। हाँ नॉर्मल फॉल्ट, एक बच्चों व्युत्क्रम, एक होता है रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट व्युत्क्रम भ्रंश, इसे समझ लें, व्युत्क्रम भ्रंश। देखिए यहां पर ये जो फॉल्ट बनेगा बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, ये जो बनेगा ये बनता है जनरली संपीड़न बल के द्वारा, इसको समझ लेते हैं, संपीड़न बल द्वारा, मतलब कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेशनल फोर्स,
इसके लिए जो बच्चों रिस्पॉन्सिबल होगा वो कंप्रेशनल फोर्स होगा। कैसे, इसे समझते हैं। देखें यहां पर जैसे ये इस तरह से, देखिए यहां बच्चों जब भी आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में लिखेंगे तो यहां बच्चों एरो की डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों कि जब दो भाई क्रैक पड़ा, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, जो फॉल्ट जो बच्चों प्रेशर जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो इस तरह से, तो जब कंप्रेसिव फोर्स लगा तो क्या हुआ, ये हिस्सा यहां से चटक गया और ये हिस्सा इसके ऊपर चढ़ जाए, बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से। तो ये क्या लाएगा बच्चों, इस तरह का जो भ्रंश होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। तो यही सवाल पूछा जाता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, कि निम्नलिखित में से अगर सवाल आ जाए तो कई सारे फॉल्ट दे रखे होंगे, उसमें यह पूछा जाएगा कि कौन सा भ्रंश जो है वो संपीड़न बल के द्वारा निर्मित होता है। जितेंद्र जी नमस्कार, ठीक है। तो यह बात हमें याद रखनी है, करेक्ट। सर कौन बनाएंगे, ये अपर है, अच्छा समझे नहीं, पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया आपका व्युत्क्रम भ्रंश। नेक्स्ट आ जाओ, एक बच्चों होगा आगे नंबर 3, स्टेप फॉल्ट। सोपानी भ्रंश, इसे समझ लें। देखो आपने अभी नॉर्मल फॉल्ट पढ़ा ही है इस तरह से, ये हमारा क्या था बच्चों, एक नॉर्मल फॉल्ट तनावमूलक बल के कारण था। अब इसी तरह के नॉर्मल फॉल्ट, आशुतोष जी नमस्कार, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसी तरह का जो बच्चों नॉर्मल फॉल्ट है वो एक नहीं कई प्लेन के जरिए हो, ये तो एक सिंगल प्लेन में हुआ, ठीक है। अगर यही प्लेन बच्चों इस तरह से हो, जरा इसे जरा गौर से देखेंगे, ये यहां पर इस तरह से, बहुत ही आराम से आप इसे पढ़ते जाएं, समझते चलें। एक मिनट, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करते ना, ये डायग्राम इस तरह से बना देते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत इजी वे में आप नंबर अच्छे ला सकते हैं। यहां पर तो मेन गेम यहां बच्चों डायग्राम का ही है, जितने अच्छे डायग्राम उतने अच्छे नंबर। ये देखिए यहां पर, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझें, ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये पूरा हम प्लेन ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। आप इसको समझो, यहां पे क्या होगा बच्चों, एक नहीं कई प्लेन के सहारे जब यहां पर क्या बन जाए, फॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाए, तब यह क्या हो जाएगा, सोपानीकृत भ्रंश कहा जाएगा। इसे हम स्टेप फॉल्ट कहेंगे, ठीक। नंबर 4, लेटरल फॉल्ट। लेटरल फॉल्ट पार्श्वीय भ्रंश। पार्श्व भ्रंश में बहुत सिंपल है, क्रैक पड़ा, ठीक है, और यहां पे ये जो मूवमेंट होगा बच्चों कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, बस सिंपल ये तरीका याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। पहले समझे यहां पे क्या हुआ, नॉर्मल फॉल्ट, और अगर यही नॉर्मल फॉल्ट बेटा एक नहीं कई सारे प्लेन के जरिए हो जाए, इसका तरीका एक काम कर सकते हैं, जैसे आप ब्रेड का पैकेट लेकर आओ, ठीक है, और ब्रेड के पैकेट को थोड़ा सा झुका के रख दो तो एक स्टेप नुमा आकृति बन जाएगी, बिल्कुल वैसे ही बच्चों ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, देन रिवर्स फॉल्ट, देन स्टेप फॉल्ट और लेटरल फॉल्ट बना, और ये इस तरह से जब मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये ऐसे, ये ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसे हम कहेंगे बच्चों पार्श्वीय भ्रंश। यहां तक बच्चों बताओ, कोई ऐसे सर ऐसा लगा था कि सीढ़ी, हाँ बिल्कुल सीढ़ी जैसा ही हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, सीढ़ी जैसा ही होगा। बताओ भाई यहां तक, आरती पाल करें विद एग्जाम्पल बताएं, छोटा नागपुर पठार पर कई जगह चले जाइए, ठीक है। और बाकी जो हमारे आपका जो पश्चिमी घाट है, विंध्या के जो बेटा जो एस्कार्पमेंट है, वहां आप देख सकते हैं इस तरह के उदाहरण, ठीक है। विंध्याचल, अच्छा ये तो फ्रेम में नहीं आ रहा है, चलो विंध्या हो गया हमारा, ठीक है। वेस्टर्न घाट है, वो इस तरह के एस्कार्पमेंट का तरीका हो जाता है।
बिल्कुल यही यही तो मैंने बताया। ठीक है, हाँ यहां तक बताओ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलो अब देखिए यहां पे हमें चार आकृतियां देखनी है बच्चों। वो चार आकृतियां कौन सी होंगी कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं। तो नंबर वन यहां पे बच्चों कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। जो स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं बच्चों, एक शब्द यहां पे नोट करेंगे, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, या बच्चों इसी का एक अन्य नाम और है, इसे हम ग्राबेन भी कहते हैं। ग्राबेन, ये ग्राबेन बेटा जर्मन टर्म है। ग्राबेन जो है वो जर्मन टर्म है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ग्राबेन जो है वो एक जर्मन टर्म है, जर्मन, ये जर्मन वर्ड है, इसी के लिए कहते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी में रिफ्ट वैली भी इसे बोल देते हैं, या रिफ्ट घाटी भी इसे बोल देते हैं, रिफ्ट घाटी। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। अब इसमें होगा क्या, हमें देखिए यहां पर ये चीज समझनी है। कैसे, इसे देखें। मान लो बच्चों यहां पे कहानी क्या हुई, इस तरह से। यहां बच्चों टेंशनल फोर्स वर्क कर रहा था। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, क्रैक पड़े और ये हमारे पास तीन हिस्से बच्चों नजर आने लगे। ठीक, कितने हिस्से बच्चों, तीन पार्ट। बट क्लास तो काफी दिन से स्टूडियो की वजह से नहीं हो पा रही थी। ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब कोशिश करेंगे क्लास हमारी रेगुलर हो। ठीक है, चलो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि आगे क्लास रेगुलर होने की पूरी बेटा कोशिश करेंगे। ठीक है, कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है, बीच में मुखर्जी नगर भी बंद रहा था। ये ए, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। अब जरा एरो देखेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हुआ, एक डायग्राम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से बच्चों देखें, ये ए, ये बी और ये रहा सी। अब यहां पे क्या हुआ कि बीच का भाग, ठीक है, ये यहां पे क्या हो जाए, ये भाग धंस जाए, ये बीच का भाग जो है बच्चों वो नीचे की ओर चला जाए, तब हमारे क्या बन जाएगा, इसे हम कहते हैं तब रिफ्ट वैली। यहां पर ठीक है, जब दोनों किनारे बच्चों, जो दोनों भाग हैं वो बिल्कुल स्थिर रहें। डायग्राम सही नहीं बना क्या, ठीक तो है, चलो। जब दोनों भाग बच्चों स्थिर रहें और बीच का भाग, ये एरो यहां पे याद रखिएगा। जब भी आप देखिए ज्योग्राफी में जब भी डायग्राम बनाए तो एरो की डायरेक्शन याद रखना है। यहां पे ये टेंशनल फोर्स इस तरह से, तो ये क्या बन गया बच्चों, भ्रंश घाटी बन जाती है, रिफ्ट वैली। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं रिफ्ट वैली के बच्चों। रिफ्ट वैली के उदाहरण देखें, नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर इन अपर पार्ट या अपर दामोदर, राइन रिवर, राइन रिवर ये बेटा जर्मनी में है, राइन रिवर जर्मनी में है, ये याद रखिएगा भ्रंश घाटी। कुछ बेटा लेक्स भी हैं, जैसे हमारा एक डेड सी, उदाहरण के तौर पे डेड सी या मृत सागर, डेड सी या मृत सागर, ये बेटा कहां है, इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पर है, जॉर्डन एंड इजराइल, जॉर्डन और इजराइल की बाउंड्री पे डेड सी, ये भी भ्रंश घाटी में है। ठीक है, और बेटा कुछ लेक्स के नाम हैं, जैसे अफ्रीका की कुछ लेक हैं, टेंगानिका, टेंगानिका हो गया, एडोल्फ हो गया, एडोल्फ, विक्टोरिया, ठीक है, ये कुछ लेक्स हैं बेटा, ये लेक्स, लेक्स ऑफ अफ्रीका, ये भी आपकी बेटा भ्रंश घाटी में ही होके बह रही हैं। एक चीज और समझ लिए, देखिए यहां पर अगर हम देखें अफ्रीका के मैप को, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, इस बेटा डायग्राम को सही से और छोटा करके बना दें ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, है ना।
सारा चक्कर तो स्पेस का ही है। ए, बी और सी, ताकि वो डायग्राम भी आपको समझ में आ जाए। देखो, अफ्रीका का मैप आपने देखा होगा, तो कुछ अफ्रीका का मैप बच्चों इस तरह से है। ये कुछ इस तरह से अफ्रीका का मैप है बच्चों। तो यहां पे अगर हम एक वैली देखते हैं बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल ये इस तरह से बेटा, ये रिफ्ट वैली धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल इस तरह से। और यहां पे ये आप जब भी बेटा मैप देखते हैं, ये आपको नजर आएगी इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। ये बेटा पूरा धीरे धीरे यहां पे बनती चली जाएगी, और आगे लाल सागर होते ये रेड सी, और ये पूरा यहां पे इजराइल तक चला जा रहा है, ये इस तरह से। तो बेटा ये भ्रंश बन जाए, आज नहीं, कुछ हजारों साल बाद या लाखों साल बाद क्या होगा, ये हिस्सा यहां से अलग हो सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गए होगा। रुडोल्फ, एक मिनट, रुडोल्फ एंड एल्बर्ट, ये कुछ नाम और नोट कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, एडोल्फ नहीं, रुडोल्फ, रुडोल्फ एल्बर्ट। बेटा नाम की स्पेलिंग थोड़ा सही कर दो, एल्बर्ट हो गया, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया बेटा रिफ्ट वैली। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, बीच का भाग धस गया। नेक्स्ट बेटा आते हैं हम लोग रैंप वैली पे। एक टर्म ये भी है, देखिए बनने में दोनों के स्ट्रक्चर तो आपको एक जैसे ही लगेंगे। रैंप वैली, रैंप घाटी, इसे समझ लें, रैंप घाटी। देखो स्ट्रक्चर बच्चों बिल्कुल सेम, हु वहू, आप ये नहीं देख सकते कि कहां पे अंतर आया। स्ट्रक्चर बच्चों बिल्कुल सेम रहेगा, ए, बी और सी, ठीक। देखिए सेम स्ट्रक्चर। अब लेकिन यहां कंडीशन बच्चों डिफरेंट हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, देखिए मिडल पार्ट, व्हेन मिडल ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, यहां पर ये क्या होगा बेटा, वो उसी जगह रहा, जो मिडल पार्ट है वो स्टेशनरी रहा, और जो साइड ब्लॉक्स है बेटा वो क्या हो गए, वो मूव्स अपवर्ड। तो यहां पे क्या होगा, बीच का भाग, ना ना बीच का भाग उठा नहीं, यहां पे क्या हुआ, दोनों भाग, इसके समझो, यहां पे कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, मैं वही कह रहा था, यहां पे तो दिक्कत होती है। आप लोग यही तो नहीं समझे कि दिक्कत कहां हुई, इसको समझें कि बीच का भाग बेटा स्टेशनरी रहा, जो बी पार्ट था, द मिडिल ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, लिखने में गलती हुई, कोई बात नहीं, बीच का भाग बेटा स्थिर रहा, और यहां पे जो साइड ब्लॉक्स हैं वो क्या हुए, वो ऊपर की ओर उठ जाएं। तो बस यही अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जब मध्य भाग स्थिर रहे और किनारे वाले भाग या ब्लॉक हैं वो ऊपर की ओर उठ जाएं, तो इस तरह की जो घाटी बनती है उसे हम कहते हैं रैंप घाटी। और बच्चों इसका उदाहरण है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी बेटा इसी का उदाहरण होती है, ठीक है। अब बच्चों दो उदाहरण और आते हैं, इसे समझ लेंगे, ठीक है। रैंप वैली हो गया, ठीक है, रिफ्ट एंड रैंप। चलो अब बच्चों कुछ एक उदाहरण और नोट करेंगे, जो कुछ हमें देखना है किस तरह के पर्वत भी बन जाया करते हैं। बच्चों बात करेंगे हम लोग ब्लॉक माउंटेन की। ब्लॉक माउंटेन भी इसी से बन रहे हैं, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत। देखो भाई ब्लॉक पर्वत को समझ लेते हैं, सेम बच्चों तरीका वही रहना है, अंतर कहीं नहीं आएगा, इसे देखेंगे, ए, बी और सी।
ये बताओ, यहां तक बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताते चलो, ए बी सी। ठीक है, ये बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत हो? ब्लैक, ना 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 जितेंद्र, ब्लैक फॉरेस्ट यार तुम भूल गए, यहां पे तुम सब भूल गए। ये ब्लैक फॉरेस्ट है बेटा, वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, सियरा नेवादा, वासाच, ये याद है ना? कहां कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज मत हो यार, ठीक है। देखो बच्चों, व्हेन मिडिल पार्ट रिमेन्स स्टेशनरी, और यहां के बेटा दोनों जो हैं साइड ब्लॉक जो हैं वो लोअर डाउन हो जाएं, तब वहां पर स्टेप वाले में डाउट था। स्टेप वाले में क्या, स्टेप फॉल्ट में बेटा ये है सीधा एक फॉल्ट एक जगह, मतलब स्टेप में तो सिंपल था यार। ये फॉल्ट जो है वो कई किनारे बनता चला जाए, ये इस तरह से, ये जो भ्रंश है वो एक साथ कई प्लेन में बन जाए, एक प्लेन में ना होकर कई प्लेन में बन जाए। अब देखो यहां पे क्या हुआ, बीच का भाग स्टेशनरी रहा लेकिन किनारे हो जाए। अब बच्चों इसके उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा बेटा? साल्ट रेंज, ये नाम याद करो, ये कहां है? पाकिस्तान में है, ठीक। साल्ट रेंज हो जाएगा, वासाच और सियरा नेवादा, वासाच, सियरा नेवादा, ये हो जाएगा बेटा यूएसए में, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेज, ये बेटा हो जाएगा जर्मनी में, ये उसका उदाहरण है। ये कहां हो गया? ये हो गया जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट, और ये सब याद रखना, ठीक है। सतपुड़ा, ब्लैक ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत कहेंगे, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, बीच का भाग स्थिर है, मिडिल ब्लॉक इज स्टेशनरी एट देयर प्लेस। लेकिन यहां पे बेटा जो हार्ट्स भी है बिल्कुल है नीतीश, लेकिन वो कैसा है, वो उसे भ्रंशोत्त पर्वत के तौर पे देखेंगे, उसे हॉर्स माउंटेन कहेंगे। अब यहां पे क्या हुआ देखें, किनारे दोनों बेटा नीचे धसे। अब जरा देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, हॉर्स्ट माउंटेन, जो हमारे इस भ्रंशन से बन रहे हैं, भ्रंशोत्थ या हॉर्स्ट पर्वत, ठीक है। इसका देख लें, सेम ब्लॉक हमें वही याद रखने हैं। क्रैक, एबीसी, टेंशनल फोर्स, ये याद रखना है। अब यहां पे क्या हुआ, पहले में बेटा दोनों किनारे नीचे की ओर हुए थे, अब यहां पे क्या हुआ, मिडिल पार्ट बच्चों वो क्या हुआ, वो अपवर्ड हो गया, इसमें मूवमेंट हो गया ऊपर की ओर। ये वाला बीच वाला भाग, अब यहां पे देखो पहले वाले में क्या था, यहां देखें इसमें दोनों किनारे नीचे की ओर जा रहे हैं, अब यहां पे क्या हुआ, बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठ जाए। तो जब बच्चों बीच वाला भाग उठ जाएगा तो इस तरह का उदाहरण बन जाएगा। इजी नहीं है? अरे नहीं बेटा आसान होगा, अभी बता देते हैं। इसका उदाहरण बेटा नोट कर लें, हार्ट्स माउंटेन उदाहरण है बेटा, ये जर्मनी में है, जर्मनी में थोड़ा सा टफ हो जाता है एक्चुअल, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। ब्लैक और ये दोनों, मैंने क्या कहा था, देखने में एक है, देखने में दोनों एक हैं, लेकिन बनने की प्रक्रिया में बेटा अंतर है, ये हम लोग नहीं जान सकते, ये तो भैया भूगोल वेत्ता ही आपको बता पाएंगे। आजकल लग रहा है दिमागी नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं जितेंद्र, ऐसा मत कहो यार। ठीक है बताओ, इसे लिख लोगे? नहीं चित्र एक जैसे हैं जितेंद्र, लेकिन हमें क्या देखना है, एरो कहां पर है, एरो पे आपको ध्यान देना है। ये देखो ये एरो इधर, टेंशनल फोर्स, चाहो तो इसमें लिख सकते हैं कि जब
मध्यवर्ती भाग स्थिर रहे और दोनों किनारे वाले ब्लॉक नीचे की ओर धंस जाएं, तब बनने वाला पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाता है। इतना में डिफरेंस, हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है बेटा। मतलब मिडिल पोर्शन रिमेन्स स्टेशनरी एंड साइड ब्लॉक्स मूव्स डाउनवर्ड। अच्छा जितन, ठीक है, चलो। तो भाई ये रहे आज का लेक्चर हमारा, ठीक है। तो अब लोग बताइए कि कैसी चीजें नहीं, क्या क्या, इसे फास्ट रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं बेटा, बहुत जल्दी से इसे समझ लो, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया था? देखिए बहुत स्पीड के साथ बच्चों, जब फोल्ड बनेंगे तो यहां पे कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होगा, तो ये बनेगा एक उठा हुआ भाग अपनति अभिनति, ठीक है। बलित पर्वत का निर्माण ऐसे हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा एंटीक्लाइन, और जो धसा हुआ भाग बच्चों ये हो जाएगा सिंक्लाइन, ठीक है। इस तरह से तुरंत फास्ट रिवीजन, ठीक, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। और बच्चों अगर फोल्ड बहुत मतलब ज्यादा हो, फोर्स विद इन फोल्ड, तो जो उठा हुआ भाग एंटीक्लाइनोरियम सिंहभूम झारखंड में, और बच्चों एंटीक्लाइन सिंक्लाइनोरियम का एग्जांपल पोटवार बेसिन। क्लियर है? नेक्स्ट फटाफट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स में देखेंगे, व्हेन बोथ लिम्स आर इक्वल देन सिमेट्री। बेटा एक आर्म बड़ी हो एक छोटी हो देन एसिमेट्री, ठीक है। अब यहां पे क्या हो, मोनोक्लाइनल, एक बिल्कुल वर्टिकल हो जाए 90 डिग्री बन जाए बेटा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, और एक बार इंक्लाइंड हो एक भुजा, तब ये क्या हो जाएगा यहां पे मोनोक्लाइनल। और बच्चों दोनों जब फोर्स और बढ़ता चला जा रहा है तो यहां पे क्या हुआ, बोथ आर्म्स बिकम पैरेलल बट इंक्लाइंड नॉट हॉरिजॉन्टल, तब बच्चों हम कहेंगे इसे आइसोक्लाइनल। देन बेटा रिकम्बेंट की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, बोथ लिम्स आर पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल ऑल्सो, दोनों क्या क्षैतिज हो गई, ठीक है। इसके बाद भी ओवरटर्न भी आ जा है, ओवरटर्न कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक भाग और भुजाएं पूरी के पूरे ऊपर चढ़ जाती हैं इसी तरह से, ठीक, ये पॉइंट याद रखिए। देन नेपे, अब क्या हुआ, जब फोर्स ज्यादा हुआ तो टूट जाए एक हिस्सा और आगे की ओर बढ़ जाए, कहीं गिर जाए, तब उसे कहेंगे बेटा नेपे या ग्रीवा खंड। तो कश्मीर घाटी ऐसे ही ग्रीवा खंड पे है। दूसरा यहां पे देखेंगे फटाफट, उत्पन्न स्थल रूप कौन से बेटा, पहले तो फॉल्ट के टाइप्स देख लो। नॉर्मल फॉल्ट, जब एक प्लेन के सहारे एक हिस्सा नीचे की हो जाए, नॉर्मल फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्स फॉल्ट व्युत्क्रम किससे बनना है, ये कंप्रेसिव फोर्स से बन रहा है। नेक्स्ट यहां पर स्टेप फॉल्ट, जब फॉल्ट का फॉर्मेशन एक से अधिक प्लेन के जरिए हो, ठीक है, एक से अधिक तल में हो, इस तरह से, जैसे ब्रेड का एग्जांपल याद रखिएगा। और बेटा लेटरल में सीधे सीधे इस तरह से, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट रिफ्ट वैली, जब यहां पे क्या बेटा, जो साइड ब्लॉक्स हैं वो रिमेन्स स्टेशनरी एंड द मिडिल पोर्शन मूव्स डाउनवर्ड, तब क्या बेटा रिफ्ट वैली। इसी को जर्मन लैंग्वेज में हम ग्रेबन भी कहते हैं, भ्रंश घाटी। उसके उदाहरण आप देख सकते हैं, नर्मदा ताप्ती, दामोदर जर्मनी रिवर इन राइन रिवर जर्मनी में, डेड सी जॉर्डन इजराइल, टेंगानिका रोडोल्फ अल्बर्ट विक्टोरिया लेक, ये बेटा कुछ झीलें हैं हमारी, ठीक है। और उसके बाद ये सब आपकी रिफ्ट वैली में। रैम वैली बेटा, यहां पे क्या हुआ कि जो बीच का भाग क्या हो स्टेशनरी रहे एंड द साइड ब्लॉक्स मूव्स अपवर्ड, देन रैम्प वैली ब्रह्मपुत्र। और बेटा यहां देखें मिडिल पोर्शन रिमेन्स स्टेशनरी देन साइड ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड, तो जब साइड ब्लॉक बेटा डाउनवर्ड हो जाते हैं तब इस तरह का ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। और अगर यहां पर लास्ट में क्या हो, साइड ब्लॉक्स रिमेन्स स्टेशनरी एंड द मिडिल पार्ट मूव अपवर्ड, देन हॉर्स माउंटेन, करेक्ट। तो भाई इसके साथ हम इस क्लास से लेंगे आपसे विदा, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।